Hello students, welcome to my new video and today I am going to start a new chapter of class 10 CBSE board and lesson number 3rd, metals and non-metals. So let's start metals and non-metal. This is 3rd chapter of chemistry. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये जानना पड़ेगा कि मेटल क्या है और नॉन मेटल क्या है। आपने सुना भी होगा, देखा भी होगा। मेटल्स को हम लोग हिंदी में कहते हैं धातु और नॉन मेटल को हम लोग हिंदी में कहते हैं अधातु। आपको पता होगा कि अब तक लगभग 118 एलिमेंट की डिस्कवरी हो चुकी है, जिसमें एटॉमिक नंबर 1 to 90 तक के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो नेचर में पाए जाते हैं और बाकी के सारे जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सारे आर्टिफिशियली तरीके से बनाए जाते हैं, वो सारे आर्टिफिशियल होते हैं। ठीक है। दूसरी बात यह है कि जितने भी एलिमेंट इस अर्थ पे पाए जाते हैं वो ऐसा नहीं है कि कहीं रखे हुए हैं जमीन के अंदर आप उनको खोद के निकाल लीजिए। कुछ जो एलिमेंट्स होते हैं वो फ्री स्टेट में पाए जाते हैं नेचर में, कुछ जो एलिमेंट्स होते हैं कंबाइंड स्टेट में पाए जाते हैं और कुछ जो एलिमेंट्स होते हैं वो फ्री स्टेट एज वेल एज कंबाइंड स्टेट दोनों में पाए जाते हैं। ठीक है। तो वो हम लोग थोड़ा सा और आगे चलकर डिस्कस करेंगे। अभी हम लोग यही जानेंगे कि जो मेटल्स हैं वो क्या होते हैं, उनकी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, उनके यूज क्या होते हैं, उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या है, उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज क्या है। ठीक है। पहले तो जो 118 एलिमेंट की डिस्कवरी हुई है उनको केमिकली 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है। पहला मेटल, सेकेंड नॉन मेटल एंड थर्ड वन इज मेटलॉइड्स। मेटल क्या होते हैं? मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। जितने भी मेटल्स होते हैं वो सभी गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। यानी गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी का मतलब हो गया, जैसे मान लीजिए आपके पास एक लोहे का छड़ है, तो क्या उस लोहे के छड़ में लाइन मारता है आपको? कोशिश ना करिएगा, बिकॉज लोहा जो है, आयरन जो है, इट इज गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी और यह जो है मेटल है, इसमें लाइन मारता है, यानी ये कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। जैसे कहीं पे अगर किसी को लाइन मार देता है अचानक से, तो आप उसको अगर छुड़ाने की कोशिश करते हैं तो वहां पे हम लोग लोहे के रॉड का या लोहे के डंडे का यूज नहीं करते हैं, बिकॉज इट इज अ मेटल। अगर आप लोहे के डंडे से तार पे मारेंगे तो लोहे तार जो है उससे जो इलेक्ट्रिसिटी है वो लोहे के डंडे में भी आ जाएगी और उस लोहे के डंडे के थ्रू आपके बॉडी में भी आ जाएगी, क्योंकि जो हमारा और आपका बॉडी है दैट इज ऑल्सो अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है। तो मेटल क्या हो गया? मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। नॉन मेटल्स आर बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। एंड इन दोनों में से कुछ एलिमेंट ऐसे भी हैं जो मेटल की और नॉन मेटल की दोनों की प्रॉपर्टी शो करते हैं, तो ऐसे एलिमेंट को हम लोग कहते हैं मेटालॉइड्स। हिंदी में कहें तो उपधातु। तो इतनी बातें क्लियर हो गई कि मेटल क्या है, नॉन मेटल क्या है और मेटालॉइड्स क्या है। तो ये तो कंडक्टिविटी के आधार पे हो गई कि मेटल क्या है, नॉन मेटल क्या है और मेटालॉइड्स क्या है। कभी कभी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट के आधार पर भी पूछा जाता है व्हाट इज मेटल, नॉन मेटल एट द बेस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट का मतलब हो गया कि जो आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं किसी भी एलिमेंट का, चाहे वो मेटल हो चाहे वो नॉन मेटल हो, जो आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं उसके आधार पर, इलेक्ट्रॉन के आधार पर
मेटल क्या होते हैं और नॉन मेटल क्या होते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट के आधार पे मेटल्स आर दैट एलिमेंट विच फॉर्म पॉजिटिव आयन, या आप ऐसे भी कह सकते हैं कि मेटल्स आर दैट सब्सटेंस इन विच 1 2 3 इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन आउटर मोस्ट सेल। मेटल्स वो एलिमेंट होते हैं जिनके आउटर मोस्ट सेल में, आउटर मोस्ट सेल का मतलब हो गया बाहरी कक्षा में, 1 2 या 3 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, जिनको वो डोनेट करके आसानी से कैटायन का फॉर्मेशन कर लेते हैं। तो इनको हम लोग मेटल्स कहेंगे। और जिनके आउटर मोस्ट सेल में 4 या 4 से अधिक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं उसको हम लोग नॉन मेटल्स कहते हैं। जैसे कार्बन हो गया, कार्बन के आउटर मोस्ट सेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। नाइट्रोजन हो गया, नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट सेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो ये सारे जो हैं नॉन मेटल्स हैं। जनरली जितने भी गैसेस होती हैं सारी की सारी नॉन मेटल्स होती हैं, ठीक है। जनरली जितने भी गैस हैं वो सारे के सारे नॉन मेटल्स हैं। हाइड्रोजन ले लीजिए, ऑक्सीजन ले लीजिए, कार्बन डाइऑक्साइड ले लीजिए, सल्फर ले लीजिए, सल्फर डाइऑक्साइड ले लीजिए, ये सारे के सारे जो हैं नॉन मेटल्स हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मेटल्स, मेटल्स का डिफिनीशन आप क्या लिखेंगे? देखो बेटा, हमने आपको पहले भी बताया है और जब भी मैं पढ़ाती हूँ बार बार इस बात को रिपीट करती हूँ कि आप जब भी पढ़ने बैठिए कॉपी और पेन लेकर बैठिए, ताकि आप मेरे साथ साथ नोट्स बनाते चलेंगे तो आपको भी दिक्कत नहीं होगा। दोबारा से आपको फिर लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप साथ साथ नोट्स बनाते चल रहे हैं, जो बातें जो कॉन्सेप्ट यहाँ पे बताई जा रही है वो आपको क्लियर होती जा रही है, तो फिर आपको दोबारा कॉपी खोलने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, वो आपके माइंड में सेट हो चुकी है। कुछ बातें ऐसी होती हैं जो नहीं याद रह पाती हैं, तो उसके लिए आप कॉपी खोल सकते हैं, ठीक है। इसीलिए बेटा कभी भी पढ़ने बैठिए, चाहे मैं पढ़ाऊं या कोई अदर, कॉपी और पेन लेकर बैठिए, क्योंकि मैंने बार बार कहा है कि जितनी बातें हम लोग बोल लेते हैं उतनी बातें हम लोग बोर्ड पर लिखकर नहीं दिखा पाते हैं, ठीक है। तो अगर आपने लिखा है, जो बातें एक बार हमने बोल दिया, ये जरूरी नहीं कि फिर हम उसको दोबारा ही बोलेंगे। तो अगर आपने उस चीज को नोट कर लिया तो आपके पास एक नोट्स बन गया है, क्लियर है ना। इसलिए बेटा आप लोग को बार बार यही सिखाया जाता है कि जब भी पढ़ने बैठिए प्लीज कॉपी और पेन लेके बैठा करिए, ठीक है। चलिए साथ साथ लिखते चलेंगे तो आपको दिक्कत नहीं होगी ना, बाद में नोट्स बनाने के झंझट नहीं पड़ेंगे। मेटल्स, मेटल्स के बारे में आप क्या कहेंगे? मेटल्स आर गुड कंडक्टर of heat and electricity. Metals are good conductor of heat and electricity. For example, एग्जाम्पल्स क्या क्या हो जाएंगे देखिए, जैसे गोल्ड हो गया, Fe हो गया, Au गोल्ड, Ag सिल्वर, कॉपर, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, ये सारे जो हैं क्या हैं? मेटल्स हैं, ठीक है। मेटल्स की जो प्रॉपर्टीज होती हैं वो हम लोग आगे पढ़ेंगे, फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल। पहले मेटल और नॉन मेटल का डिफिनेशन जान लें। नॉन मेटल्स, बैड कंडक्टर, बैड कंडक्टर of heat and electricity. For example, एग्जाम्पल के तौर पे आप ले सकते हैं क्या, जितनी भी गैसें होती हैं वो सारी की सारी नॉन मेटल्स होती हैं। तो आप हाइड्रोजन ले सकते हैं, H O N,
SO2, CO2, ये सारी गैसें हैं और सारी गैसें लगभग नॉन मेटल्स होती हैं, ठीक है। एंड मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के अलावा एलिमेंट का एक और पार्ट होता है जिसको हम लोग मेटालॉइड्स कहते हैं, ठीक है। तो ये है मेटालॉइड्स क्या होते हैं। सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी एंड टेरुलियम। तो ये सारे जो हैं क्या हो गए, मेटलॉइड्स हो गए। ये ऐसे एलिमेंट हैं जो कभी कभी मेटल की तरह प्रॉपर्टी शो करते हैं और कभी कभी जो होता है नॉन मेटल की प्रॉपर्टी को शो करते हैं। तो इसलिए इनको हम लोग क्या कहते हैं, मेटलॉइड्स कहते हैं, ठीक है। अब मेटल और नॉन मेटल का जो डिफिनीशन है वो हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट के आधार पर जानेंगे। बेस ऑफ इलेक्ट्रॉन, या आप इसको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट भी कह सकते हैं। मेटल्स एंड नॉन मेटल्स एट द बेस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये क्या होते हैं मेटल्स। Metals, the element which lose electron and form positive ion, or the element which have the element which lose electron and form positive ion, or the element which have 1, 2 or 3 electron in outermost cell is called metals. एग्जाम्पल के तौर पे सोडियम,
देखिए, द एलिमेंट विच लूज इलेक्ट्रॉन एंड फॉर्म पॉजिटिव आयन और द एलिमेंट विच हैव 1, 2 और 3 इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट सेल इज कॉल्ड मेटल्स. फॉर एग्जांपल सोडियम. सोडियम का जो एटॉमिक नंबर होता है दैट इज 11 एंड उसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 2, 8 एंड 1. आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 1. ये क्या करता है, इस 1 इलेक्ट्रॉन को लॉस करके लूज करके पॉजिटिव आयन बना लेता है, इसलिए सोडियम क्या हो गया? मेटल हो गया. मैग्नीशियम जिसका एटॉमिक नंबर होता है 12, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2, 8 एंड 2. आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2, जिसका वो आसानी से डोनेट करके लूज करके पॉजिटिव आयन बना लेता है. एल्यूमिनियम, इसके आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 3, जिसका वो आसानी से डोनेशन करके लॉस करके क्या करता है? पॉजिटिव आयन बना लेता है. इसलिए ये सारे क्या हो गए? मेटल्स हो गए. तो इलेक्ट्रॉन के आधार पे मेटल्स वो एलिमेंट होते हैं जिसके आउटर मोस्ट सेल में 1, 2 या फिर 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. और अगर 3 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स होने लगे तो वो फिर क्या हो जाएंगे? नॉन मेटल्स हो जाएंगे. ठीक है, तो चलिए नॉन मेटल्स की बात करते हैं. अब नॉन मेटल्स, the element which gain electron and form होगा, ed नहीं होगा, and form negative ion or the element which have more than 3 electrons. In outermost cell is called non-metal. For example, non-metals कार्बन की वैलेंसी होती है 6 और आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं? 4. नाइट्रोजन की वैलेंसी होती है, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 7 और आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं 5. ये क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 17 और इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन 2, 8 एंड 7. तो ये 1 इलेक्ट्रॉन गेन करता है अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए, इसलिए ये सारे क्या हो गए? नॉन मेटल्स हो गए. अगर प्रैक्टिकल लाइफ की बात की जाए तो आयरन हो गया, सिल्वर हो गया, गोल्ड हो गया, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, ये सारे जो है मेटल्स हैं क्योंकि ये सारे जो है गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी. बट जो लकड़ी होता है, लेदर, चमड़ा, प्लास्टिक, ये सारे जो है नॉन मेटल्स होते हैं. ठीक है, क्योंकि ये सारे गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी नहीं होते हैं. ठीक है, और एक लकड़ी जो होता है यह एक्सेप्शन हो जाता है, इसलिए कि लकड़ी अगर भींगी हुई है तब तक वो कंडक्टर का काम करती है और लकड़ी अगर सूखी हुई है तो फिर वो नॉन कंडक्टर का काम करती है. लकड़ी अगर भींगा है तो उसमें लाइन मारता है, जाहिर सी बात है, तो फिर वो क्या हो गया? कंडक्टर हो गया. और अगर लकड़ी सूख गया है तो फिर उसमें लाइन नहीं मारता है तो फिर वो क्या हो गया? नॉन कंडक्टर हो गया. ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं मेटल्स और नॉन मेटल्स की बात. जो आपका मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल है या जो मोस्टली का पीरियोडिक टेबल है उसमें कहीं भी एक फिक्स ब्लॉक या फिक्स प्लेस नहीं बनाया गया है.
कि ये मेटल्स के लिए है और ये नॉन मेटल्स के लिए है। उसमें बस ये बताया गया है कि जो मेंडलीफ का पीरियोडिक टेबल है या जो मोसले का पीरियोडिक टेबल है, उसमें राइट साइड में जो है, जो पी ब्लॉक होते हैं, पी ब्लॉक में जितने भी एलिमेंट होते हैं वो मेटल्स भी हैं, नॉन मेटल्स भी हैं और मेटलॉइड्स भी हैं। लेकिन जो एस ब्लॉक के एलिमेंट होते हैं, लेफ्ट साइड में जितने भी एलिमेंट होते हैं वो के सारे मेटल होते हैं, ठीक है। लेकिन अगर एक फिक्स प्लेस कहा जाए कि ग्रुप नंबर ये, ग्रुप नंबर, उसके लिए वो मतलब मेटल का कोई फिक्स प्लेस नहीं है इसमें, ठीक है। तो ये थी मेटल्स और नॉन मेटल्स की बात। अब हम लोग पढ़ेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल्स। हमारे डेली की लाइफ में हजारों की संख्या में यूज है मेटल्स और नॉन मेटल्स के, और उसमें से कुछ हमने यूज यहाँ पे लिख रखा है। यूटेंसिल यूज्ड एट होम आर मेड अप ऑफ एल्यूमिनियम, ब्रास, स्टेनलेस स्टील। जो घरों में हम लोग बर्तन यूज करते हैं वह भी जो है मेटल्स के ही बने होते हैं। एल्यूमिनियम का होता है, ब्रास का होता है, कॉपर का होता है, स्टेनलेस स्टील का होता है। तो स्टेनलेस स्टील जो है ये तो एक क्या कहा जाए उसको, एलॉय है, ठीक है, जो आयरन, निकल और क्रोमियम का एक मिक्सचर होता है। बट यहाँ भी मेटल का ही यूज किया गया है। मेन इसमें जो मेटल यूज होता है दैट इज आयरन, ठीक है। सेकेंड वन इज इट इज यूज इन कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग एंड ब्रिज। आप बड़े बड़े बिल्डिंग बनाते हैं, बड़े बड़े पुल बनाते हैं, उसमें भी आप कहीं ना कहीं मेटल्स यानी आयरन का यूज करते हैं। बड़े बड़े उसमें पिलर बनाए जाते हैं जिसमें हम लोग रॉड का यूज करते हैं। तो ये सारे यूज है। नेक्स्ट है मैन्युफैक्चर ऑफ ऑटोमोबाइल्स, एरोप्लेन, शिप, ट्रेन्स। आप देखते हैं जो बड़ी बड़ी गाड़ियां बनी होती है, आप स्कूल से घर जाते हैं, घर से स्कूल जाते हैं बाई बस, बस से जाते हैं, टेम्पो से जाते हैं। ये जो बस होते हैं या जो टेम्पो होते हैं ये भी किस चीज के बने होते हैं, मेटल्स के ही बने होते हैं। एरोप्लेन ले लीजिए, ये सारी चीजें जो होती हैं मेटल्स की ही बनी हुई होती हैं, ठीक है। नेक्स्ट, इट इज यूज्ड इन मेकिंग कॉइन्स। सिक्का बनाने के यूज होता है, के लिए यूज होता है। आपने सिक्के देखे होंगे, चांदी के सिक्के अक्सर लोग दिवाली में खरीदते हैं, सोने के सिक्के खरीदते हैं। जो हम लोग आजकल जो 1 का, 2 का, 5 का, 10 का, ये सारे हम लोग जो सिक्के यूज करते हैं यह भी मेटल्स के ही बने होते हैं। इट इज यूज्ड इन मेकिंग ज्वेलरी। ज्वेलरी जैसे हम लोग सोने का गहना पहनते हैं, ईयर रिंग्स हो गए, फिंगर रिंग्स हो गए, पायल्स हो गए, ये सारी चीजें जो होती हैं मेटल्स की ही बनी होती हैं। और बेसिकली जो इसमें मेटल्स यूज होते हैं वो होते हैं एल्यूमिनियम, सॉरी, सिल्वर एंड गोल्ड। सिल्वर का और गोल्ड का हम लोग ज्यादा यूज करते हैं, ठीक है। और फिर है एंड इट इज यूज्ड इन मेकिंग पार्ट्स ऑफ मशीन। जितने भी बड़े बड़े मशीन्स बने होते हैं उनके जितने भी पार्ट्स होते हैं वो जनरली आयरन के ही बने होते हैं या तांबे के बने होते हैं। और ये आयरन और तांबे जो है मेटल्स हैं। तो मेटल का कहीं ना कहीं यूज जो होता है पार्ट्स ऑफ मशीन में किया जाता है। तो ये थे इंपॉर्टेंस ऑफ यूज। इस तरीके के आप कई सारे एग्जाम्पल अपने डेली की लाइफ में देखते हैं जिसमें मेटल का यूज किया गया है। अब हम लोग जानेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ नॉन मेटल, कि जिस तरह से मेटल्स हमारे जीवन में काफी यूजफुल है उसी तरीके से जो नॉन मेटल्स होते हैं उनका भी हमारे डेली के जीवन में कहीं ना कहीं यूज होता है, ठीक है। आप लकड़ी ले लीजिए, लकड़ी जो है एक नॉन मेटल है और लकड़ी के भी बहुत सारे यूज होते हैं। आपके घरों में फर्नीचर बने होते हैं और बेड बना होता है। ये सारे किस चीज के बने होते हैं, चेयर बने होते हैं, टेबल बने होते हैं, ये सारे जो होते हैं लकड़ी के बने होते हैं। तो ये यूज ऑफ नॉन मेटल्स हो गए। कहीं ना कहीं इसमें हम लोग नॉन मेटल का यूज कर रहे हैं। नेक्स्ट, अभी आपने पढ़ा कि जितने भी नॉन मेटल्स होते हैं, जितनी भी गैसें होती हैं वो सारी की सारी लगभग नॉन मेटल्स होती हैं। तो डिफरेंट टाइप के जो गैसेस हैं उनका भी हम लोग कहीं ना कहीं यूज कर रहे हैं अपनी डेली की लाइफ में। अगर इस तरह से देखा जाए तो एयर इज ऑल्सो अ नॉन मेटल बिकॉज इट इज कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ गैसेस। अगर एयर ना रहे तो आपका जीवन ही मुश्किल है, सांस नहीं ले पाएंगे, ब्रीथिंग नहीं हो पाएगा, और जब ब्रीथिंग नहीं हो पाएगी तो इंसान जी नहीं पाएगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट यूज तो यही हो गया कि जो एयर है उसका हम लोग सांस लेने के लिए यूज करते हैं। विदाउट एयर लाइफ इज नॉट पॉसिबल। क्लियर है। नेक्स्ट, लाइफ ऑन द अर्थ इज पॉसिबल फ्रॉम कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। जितने भी फल होते हैं
सेब, संतरा, अंगूर, ये सारी जो होते हैं इसमें कहीं ना कहीं कार्बन प्रेजेंट होता है। ठीक है, और कार्बन के बिना किसी भी जो फ्रूट्स हो गए या जो भी हमारे खेतों में अनाज होते हैं उन सबों में कहीं ना कहीं कार्बन होता है, उसके कंपाउंड्स होते हैं, उनके बिना तो फिर मुश्किल है जी पाना। तो कार्बन का हमारे जीवन में काफी यूज है। और कार्बन क्या है? कार्बन एक नॉन मेटल है। हर मनुष्य के शरीर में, हर एनिमल के शरीर में कहीं ना कहीं कार्बन होता है और इसी कार्बन की वजह से कार्बन डेटिंग की जाती है। अब आप ये पूछेंगे कि कार्बन डेटिंग क्या है? तो कार्बन डेटिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें जब कोई जानवर या कोई मनुष्य मर जाता है तो उसके उम्र को फाइंड आउट किया जाता है। जैसे आप लोग सीआईडी सीरियल देखते होंगे, सीआईडी में क्या होता है, एक अगर बोन का टुकड़ा मिल जाता है तो उसको लोग लैब में ले जाते हैं, रिसर्च सेंटर में ले जाते हैं, वहां पे उसके बारे में पूरा एक्सपेरिमेंट होता है, रिसर्च होता है। उसके बाद ये पता चल जाता है कि ये जो बोन का पार्ट मिला है वो किसका है, किसी लेडीज का है, किसी जेंट्स का है, कि किसी बच्चे का है, कि किसी बूढ़े का है। ये सारी बातें क्लियर हो जाती हैं। तो ये कैसे? इसी को हम लोग कार्बन डेटिंग बोलते हैं। जो ये सारे प्रोसेस हो रहे हैं ना, ये कार्बन डेटिंग के अंडर में आते हैं। तो कार्बन डेटिंग क्या है? और फिर उसी बोन के हेल्प से हम लोग ये भी जान जाते हैं कि ये जो भी इंसान की हड्डी है वो आज से कितने दिन पहले मरा है, कैसे मरा है, ये सारी बातें क्लियर हो जाती हैं। तो ये सारी बातें कैसे क्लियर हुई? विद द हेल्प ऑफ कार्बन डेटिंग। कार्बन डेटिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिससे मरे हुए जीव जंतुओं, पेड़ पौधों की उम्र का पता लगाया जाता है। उम्र का पता लगाना का मतलब ये हो गया कि यह जो इंसान है या यह जो जानवर है यह कितने दिन पहले मरा है, ये सारी चीजें क्लियर हो जाती हैं। तो ये कैसे पता चलता है? विद द हेल्प ऑफ अमाउंट ऑफ कार्बन प्रेजेंट इन आवर बॉडी। जितने भी मनुष्य हैं, जितने भी जानवर हैं, जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं इस अर्थ पे, सबके शरीर में कार्बन प्रेजेंट होता है। और जब ये कार्बन प्रेजेंट होता है, जब ये जीव जंतु मर जाते हैं तो उनके शरीर में से ये कार्बन का घटना स्टार्ट हो जाता है। और ये जो घटने का प्रोसेस होता है वो फिक्स रेट से होता है। तो एक फिक्स रेट के हिसाब से होता है। तो जब आप कोई हड्डी पाते हैं तो उसमें अमाउंट ऑफ कार्बन देखा जाता है कि अभी अमाउंट ऑफ कार्बन कितना है और मरने के बाद ये किस रेट से घटा है। तो मरने के बाद जिस रेट से घटा रहता है और अमाउंट ऑफ कार्बन जो भी प्रेजेंट है उसमें, उसके हिसाब से उस ऑर्गेनिज्म की जो एज होती है हम लोग फाइंड आउट कर पाते हैं। हम लोग नहीं बल्कि जो साइंटिस्ट हैं, जो रिसर्च सेंटर में काम करते हैं, वो लोग पता लगा लेते हैं। ठीक है, तो कार्बन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। कार्बन तो हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया। कोई भी खाने वाली चीज होती है वो कार्बनिक यौगिक होती है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं। ठीक है, तो कार्बन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड इट इज अ नॉन मेटल। सेकेंड, हाइड्रोजन इज प्रेजेंट इन कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, ऑयल्स एंड फैट्स। जो हाइड्रोजन होता है, कार्बोहाइड्रेट का एक मेन पार्ट होता है। और आपको भी पता है विदाउट कार्बोहाइड्रेट हमारा जो बॉडी है वो काम करना बंद कर देगा। कार्बोहाइड्रेट्स में होते हैं, प्रोटीन्स में होते हैं, ऑयल्स में होते हैं, फैट्स में होते हैं, इन सारी चीजों में हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है। एंड हाइड्रोजन इज अ नॉन मेटल। तो जितना मेटल आपके लिए, हमारे लिए, हर ऑर्गेनिज्म के लिए इंपॉर्टेंट है, उतना ही नॉन मेटल भी हर ऑर्गेनिज्म के लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, विदाउट ऑक्सीजन कंबसन इज नॉट पॉसिबल। अगर ऑक्सीजन ना रहे तो कंबसन पॉसिबल नहीं होगा। कंबसन पॉसिबल नहीं होगा तो जाहिर सी बात है आप खाना नहीं बना पाएंगे, खाना नहीं बना पाएंगे तो खा नहीं पाएंगे, खा नहीं पाएंगे तो बिना खाए जाहिर सी बात है क्या होगा, आदमी का जो लाइफ है वो इम्पॉसिबल हो जाएगा। तो ऑक्सीजन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। और ऑक्सीजन तो सांस लेने के लिए भी जरूरी है, ऑक्सीजन के बिना हम लोग नहीं जी सकते हैं। ठीक है, और ऑक्सीजन क्या है? इट इज अ नॉन मेटल। नेक्स्ट, नाइट्रोजन इज यूज्ड इन मेकिंग फर्टिलाइजर्स। नाइट्रोजन जो होता है फर्टिलाइजर के बनाने में यूज होता है। फर्टिलाइजर का मतलब हो गया खाद। आजकल कोई भी खेती विदाउट फर्टिलाइजर के नहीं हो पाएगी। ठीक है, और जब तक आप लोग खेतों में फर्टिलाइजर नहीं यूज करेंगे खेती अच्छे से नहीं होगी। खेती अच्छे से नहीं होगी तो आपका पेट नहीं भरेगा। नाइट्रोजन के हेल्प से अमोनिया का निर्माण होता है, नाइट्रोजन के हेल्प से नाइट्रिक एसिड का निर्माण होता है।
ठीक है, तो इन सारी चीजों का निर्माण भी नाइट्रोजन के हेल्प से होता है और नाइट्रोजन क्या, इट इज ऑल्सो अ नॉन मेटल। नेक्स्ट, सल्फर। सल्फर इज प्रेजेंट in air, onion, garlic, wool, etc. It is used in making gunpowder. TNT. TNT, it is also a explosive. ट्राइनाइट्रोटॉलुइन, इसका फुल फॉर्म होता है ट्राइनाइट्रोटॉलुइन, विस्फोटक पदार्थ है यह, ठीक है, जो नाइट्रोजन के हेल्प से बनता है। सल्फर, सल्फर जो होता है यह भी एक नॉन मेटल है और यह भी हमारे लिए काफी यूजफुल होता है क्योंकि यह ओनियन में होता है, गार्लिक में होता है, ऊल जिसको कहते हैं उसमें भी प्रेजेंट होता है और इन सारी चीजों का भी हमारे जीवन में काफी इंपॉर्टेंस है। तो इस तरीके से जो मेटल्स हैं और जो नॉन मेटल्स हैं दोनों का ही हमारे जीवन में काफी इंपॉर्टेंट रोल है। आप ये नहीं कह सकते कि हम विदाउट मेटल अपनी जिंदगी को जी सकते हैं या विदाउट नॉन मेटल हम अपनी जिंदगी को जी सकते हैं, दोनों ही आपके जीवन के लिए काफी इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। तो ये था इंपॉर्टेंस ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल्स क्या क्या होते हैं, तो दोनों का हमने एक ही साथ लिखा हुआ है, आप इसको चाहे तो लिख सकते हैं डिफरेंस बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। आप फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल भी कह सकते हैं या फिर डिफरेंस बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स कह सकते हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि जो फिजिकल प्रॉपर्टीज है मेटल और नॉन मेटल की वो क्या क्या चीजें होती हैं। तो हमने एक ही साथ लिख रखा है, पहला, मेटल्स आर लक्स्चर एंड कैन बी पॉलिश्ड। मेटल्स आर लक्स्चर का मतलब होता है कि जो मेटल्स होते हैं उसके शाइनिंग सरफेस होते हैं, चमकता है, मेटल्स जो होते हैं चमकदार होते हैं। आप सोना ले लीजिए, चांदी ले लीजिए, ये सारे जो है क्या है, चमकदार हैं, चमकते हैं, इसीलिए ये दिखने में सुंदर लगते हैं और इनके ज्वेलरी बनाई जाती है। तो मेटल्स आर लक्स्चर, शाइनिंग सरफेस आप कह सकते हैं। कैन बी पॉलिश्ड, आप देखते होंगे जो चांदी के गहने होते हैं, जो तांबे के गहने होते हैं, पीतल के जो आर्टिफिशियल ज्वेलरीज होती हैं उन पे गोल्ड पॉलिश किया जाता है, यानी उस पे गोल्ड का परत चढ़ाया जाता है, लेयर चढ़ाया जाता है। चांदी के ज्वेलरी होती है उस पे सोने का लेयर चढ़ाया जाता है, तो ये पॉलिश किए जा सकते हैं। बट इसका जस्ट अपोजिट होता है नॉन मेटल्स में। नॉन मेटल्स आर नॉट लक्स्चर एंड कैन नॉट बी पॉलिश। नॉन मेटल को आप पॉलिश नहीं कर सकते हैं, उसका शाइनिंग सरफेस नहीं होता है, मतलब उसके सरफेस जो होते हैं वो चमकदार नहीं होते हैं, ठीक है। सेकेंड वन इज मेटल्स आर जनरली हार्ड एक्सेप्ट सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, सोडियम एंड पोटेशियम। जो मेटल्स होते हैं वो जनरली हार्ड होते हैं, जैसे आप ले लीजिए लोहा को, तांबे को ले लीजिए, प्लैटिनम, प्लैटिनम इज मोस्ट हार्ड, गोल्ड ले लीजिए, सिल्वर ले लीजिए, ये सारे जो होते हैं हार्ड होते हैं। मरकरी इज ऑल्सो अ मेटल, मरकरी जो है वह भी एक मेटल है बट ये लिक्विड के फॉर्म में पाया जाता है, ये एक्सेप्शन है। जितने भी मेटल्स होते हैं वो जनरली हार्ड होते हैं, सॉलिड होते हैं, बट जो लिक्विड के फॉर्म में मेटल पाया जाता है दैट इज मरकरी। मरकरी एक ऐसा मेटल है जो कि लिक्विड के फॉर्म में पाया जाता है। एंड नॉन मेटल्स आर जनरली सॉफ्ट एक्सेप्ट डायमंड। जितने भी नॉन मेटल्स होते हैं वो जनरली सॉफ्ट होते हैं, लेकिन डायमंड एक ऐसा नॉन मेटल है जो कि हार्डेस्ट सब्सटेंस ऑफ द वर्ल्ड होता है। दुनिया में सबसे हार्ड सब्सटेंस डायमंड होता है एंड डायमंड इज ए नॉन मेटल। मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, डिफिनीशन ही है मेटल्स का, और नॉन मेटल्स आर बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, नॉन मेटल का डिफिनीशन है ये। फोर्थ, मेटल्स आर मालेबल, मालेबल का मतलब होता है इट कैन बी चेंज इनटू थिन शीट। आप मेटल के पतले पतले चादर बना सकते हैं, जैसे आप देखते होंगे बक्से वगैरह बनते हैं ना, बड़े बड़े बक्से जो बनाए जाते हैं, ट्रंक्स वगैरह जो बनाए जाते हैं वो मेटल्स के होते हैं, वो थिन शीट के बने होते हैं। एंड मेटल्स आर डक्टाइल, डक्टाइल्स का मतलब हो गया कि उसको आप पीट पीट करके पतला तार बना सकते हैं। मेटल्स की ये खासियत होगी है कि अगर उसको आप हैमर से पीटेंगे, मारेंगे तो वो टूटेगा नहीं बल्कि चपटा हो जाता है। तो मेटल्स के थिन शीट भी बनाए जा सकते हैं, मेटल्स के वायर भी बनाए जा सकते हैं, बट नॉन मेटल में ये पॉसिबल नहीं है। आप उसको हैमर से पीटेंगे तो वो क्या हो जाएगा, टूट जाएगा, ब्रिटल, टूट जाता है।
मेटल्स हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। जितने भी मेटल्स होते हैं उसके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट जो होते हैं काफी हाई होते हैं, बट जितने भी नॉन मेटल्स होते हैं उसके मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट जो होते हैं काफी लो होते हैं। मेटल्स हैव हाई डेंसिटी। मेटल्स जो होते हैं उनकी डेंसिटी काफी हाई होती है और नॉन मेटल की जो डेंसिटी होती है वो काफी लो होती है। नेक्स्ट, मेटल्स आर जनरली सॉलिड। मेटल्स जितने होते हैं वो जनरली सॉलिड होते हैं एक्सेप्ट मरकरी एंड गैलियम। मरकरी और गैलियम ऐसे दो मेटल्स हैं जो रूम टेम्परेचर पर लिक्विड के फॉर्म में पाए जाते हैं। मरकरी जो है वो तो बिल्कुल लिक्विड वाटर की तरह लिक्विड होता है, बट जो गैलियम होता है वो थोड़ा सा विस्कस लिक्विड होता है। आप उसको हथेली पे रखोगे ना वो तुरंत मेल्ट हो जाएगा। ठीक है, तो कहा जाता है कि जो जितने भी मेटल्स होते हैं वो सभी सॉलिड के फॉर्म में पाए जाते हैं एक्सेप्ट मरकरी एंड गैलियम। नाउ केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। अभी हम लोगों ने पढ़ा फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल। अब हम लोग पढ़ेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। जो केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स हैं, इसमें आपको यही बताना है कि जो मेटल्स होते हैं और जो नॉन मेटल्स होते हैं वो किस तरह किसी एसिड्स के साथ, किसी अदर गैस के साथ रिएक्ट करते हैं और किस चीज का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। पहला है मेटल्स आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव, दे लूज वन और मोर इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म पॉजिटिव आयन। जो मेटल्स होते हैं उनके आउटर मोस्ट सेल में या तो 1, 2 या फिर 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और वो अपना ऑक्टेव पूरा करने के लिए क्या करते हैं, अपने आउटर मोस्ट सेल का 1, 2 या फिर 3 इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं उसको लॉस कर देते हैं और इलेक्ट्रोपॉजिटिव या कैटायन का फॉर्मेशन करते हैं। जैसे मान लीजिए सोडियम है, सोडियम के आउटर मोस्ट सेल में 1 इलेक्ट्रॉन होता है। मान लीजिए यहाँ पे सोडियम है, सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा 2, 8, 1। अब इसको अपना ऑक्टेव पूरा करना है तो क्या करता है, ये आउटर मोस्ट सेल का 1 इलेक्ट्रॉन का लॉस कर देता है और Na+ का फॉर्मेशन कर लेता है और बन जाता है 2 और 8। ऑक्टेव जिसको पूरा करना कहते हैं कि आउटर मोस्ट सेल में किसी भी तरीके से 8 इलेक्ट्रॉन पूरा हो जाए, इसको हम लोग ऑक्टेव पूरा करना कहते हैं। तो जो सोडियम है, मैग्नीशियम है, एल्युमिनियम है, ये सारे मेटल्स हैं और इनके आउटर मोस्ट सेल में 1, 2, 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जिनका वो आसानी से डोनेट करके, लॉस करके कैटायन का फॉर्मेशन कर लेते हैं। ठीक है, non-metals are electronegative, they gain 1 or more electron to form negative ion। जो नॉन मेटल्स होते हैं उनके आउटर मोस्ट सेल में 6, 7 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, तो वो क्या करते हैं कि 1 या 2 या 3 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करते हैं और एक्सेप्ट करते हैं तो वो एनायन का फॉर्मेशन करते हैं, यानी उनपे जो चार्ज आता है वो नेगेटिव चार्ज आ जाता है। ठीक है, सेकेंड केमिकल, मेटल फॉर्म बेसिक ऑक्साइड। जब कोई भी मेटल ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है तो मेटल ऑक्साइड बनाता है और वह जो मेटल ऑक्साइड होता है वो बेसिक नेचर का होता है। जैसे मान लीजिए हमने लिखा Mg+O2, Mg+O2 इज इक्वल टू 2MgO। इसको बैलेंस करने के लिए हमने यहाँ 2 लगा दिया, तो 2Mg+O2 इज इक्वल टू 2MgO। 2MgO क्या है, मेटल ऑक्साइड है और यह जो मेटल ऑक्साइड होता है यह बेसिक नेचर का होता है। और जब कोई नॉन मेटल ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है तो नॉन मेटल का ऑक्साइड बनाता है और नॉन मेटल का जो ऑक्साइड होता है वो एसिडिक इन नेचर होता है। कैसे पता करेंगे कि एसिडिक है कि बेसिक है, तो लिटमस पेपर ले जाएंगे और लिटमस पेपर अगर ब्लू से रेड हो गया तो वो एसिडिक हो गया और रेड से ब्लू हो गया तो फिर बेसिक हो जाएगा। ठीक है, तो जितने भी मेटल्स के ऑक्साइड होते हैं वो सारे बेसिक होते हैं और जितने भी नॉन मेटल के ऑक्साइड्स होते हैं वो सारे एसिडिक होते हैं। इस बात को आपको याद रखना है। थर्ड, metal which lie above hydrogen in activity series displace hydrogen from dilute acid। जितने भी मेटल्स रिएक्टिविटी सीरीज में हाइड्रोजन के ऊपर होते हैं वो सारे डाइल्यूट एसिड से रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस को डिस्प्लेस कर देते हैं, लेकिन उसमें भी कॉपर, मरकरी और सिल्वर डू नॉट रिएक्ट विथ डाइल्यूट HCl। कॉपर, मरकरी और सिल्वर जो होते हैं वो डाइल्यूट HCl के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं। फिर जो प्लैटिनम होते हैं और जो गोल्ड होते हैं वो चाहे कंसंट्रेटेड एसिड हो या फिर डाइल्यूट एसिड हो, वो किसी भी एसिड के साथ रिएक्शन नहीं करते हैं। वो मतलब प्लैटिनम और गोल्ड जो होते हैं वो स्पेशल टाइप के एसिड में डिसॉल्व हो सकते हैं, मतलब रिएक्ट करते हैं उनके साथ, जिसको हम लोग कहते हैं एक्वा रेजिया या इसी को एक दूसरे नाम से हम लोग जानते हैं रॉयल वाटर।
जो मेटल है गोल्ड एंड प्लैटिनम, ये सभी किसी भी एसिड के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं, केवल एक्वा रिजिया या रॉयल वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं। यह रॉयल वाटर या एक्वा रिजिया क्या होता है, तो कंसंट्रेटेड HCl और HNO3 का मिक्सचर होता है। HCl और HNO3 को जब 3:1 के रेशियो में दोनों को बाई वॉल्यूम मिलाया जाता है तो जो मिक्सचर बनता है उसी को हम लोग एक्वा रिजिया कहते हैं। और उसी एक्वा रिजिया में ये गोल्ड और प्लैटिनम जो होते हैं रिएक्ट करते हैं उसी एक्वा रिजिया के साथ। बाकी चाहे जो भी एसिड हो, चाहे वो डायलूट हो चाहे वो कंसंट्रेटेड हो, वो उनके साथ रिएक्शन नहीं करते हैं गोल्ड और प्लैटिनम। और चाहे डायलूट HCl हो, चाहे डायलूट H2SO4 हो, चाहे डायलूट नाइट्रिक एसिड हो, चाहे कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड हो, वो किसी भी एसिड के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं एक्सेप्ट एक्वा रिजिया। एंड एक्वा रिजिया क्या है, इट इज मिक्सचर ऑफ कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड एंड HCl इन 3:1। मतलब HCl और HNO3 का जो रेशियो होना चाहिए वो 3:1 होना चाहिए, ठीक है। और इसीलिए गोल्ड और प्लैटिनम को नोबल मेटल भी कहा जाता है, क्योंकि वो किसी भी एसिड के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं, ठीक है। थर्ड, नॉन मेटल डू नॉट रिएक्ट विथ डाइल्यूट एसिड एंड नॉट डिस्प्लेस हाइड्रोजन फ्रॉम डाइल्यूट एसिड। फोर्थ क्या है, metal have a strong tendency to lose electron and hence they behave as reducing agent। जो मेटल्स होते हैं वो रिड्यूसिंग एजेंट का काम करते हैं, इसलिए कि उनके पास ये टेंडेंसी होती है कि वो अपने आउटर मोस्ट सेल में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनका वो आसानी से लॉस कर देते हैं और लॉस करने के बाद पॉजिटिव आयन का फॉर्मेशन कर लेते हैं। जैसे अभी हमने बताया ना, सोडियम के आउटर मोस्ट सेल में 1 इलेक्ट्रॉन है जिसका ये काफी आसानी के साथ लॉस कर देता है और सोडियम पॉजिटिव आयन का फॉर्मेशन कर लेता है। इसलिए जितने भी मेटल्स होते हैं वो सारे किस एजेंट का काम करते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट का काम करते हैं। और जितने भी नॉन मेटल्स होते हैं वो आसानी से 1 या 2 इलेक्ट्रॉनों को एक्सेप्ट कर लेते हैं और कैटायन का फॉर्मेशन करते हैं, यानी माइनस चार्ज बना लेते हैं, तो इसलिए उनको हम लोग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहते हैं। जितने भी नॉन मेटल्स होते हैं वो सारे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करते हैं, और जितने भी मेटल्स होते हैं वो सारे रिड्यूसिंग एजेंट का काम करते हैं क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन का लॉस करते हैं, ठीक है। पांचवी प्रॉपर्टी क्या है, मोस्ट ऑफ मेटल डिस्प्लेस हाइड्रोजन फ्रॉम वाटर और स्टीम। जितने भी ज्यादातर जो मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट होते हैं वो वाटर से रिएक्ट करते हैं या स्टीम यानी भाप से रिएक्ट करते हैं, और उसमें से हाइड्रोजन को मोस्ट ऑफ मेटल डिस्प्लेस हाइड्रोजन फ्रॉम वाटर और स्टीम। जो मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट होते हैं वो वाटर से रिएक्ट करते हैं और उसमें से हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देते हैं, लेकिन लेड, कॉपर, सिल्वर एंड गोल्ड डू नॉट रिएक्ट विथ वाटर। जो लेड, कॉपर, सिल्वर होते हैं ये सब वाटर से रिएक्ट नहीं करते हैं। पांचवी, नॉन मेटल जनरली डू नॉट रिएक्ट विथ वाटर और स्टीम। जो नॉन मेटल्स होते हैं वो वाटर के साथ या स्टीम के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं। छठवीं प्रॉपर्टी क्या है, पोटेशियम, सोडियम एंड कैल्शियम रिएक्ट विथ हाइड्रोजन। पोटेशियम, सोडियम एंड कैल्शियम जो मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट हैं ये सारे वाटर हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करते हैं और मेटल हाइड्राइड का फॉर्मेशन करते हैं। लेकिन जो नॉन मेटल होते हैं, नॉन मेटल रिएक्ट विथ हाइड्रोजन एंड फॉर्म कोवैलेंट हाइड्राइड्स, दे आर जनरली गैस। जो नॉन मेटल्स होते हैं हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करते हैं और कोवैलेंट हाइड्राइड्स का फॉर्मेशन करते हैं, और ये जो कोवैलेंट हाइड्राइड्स होते हैं जनरली गैसेस फॉर्म में होते हैं, ठीक है। तो ये था हमारा केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स और फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तो आज हमने क्या क्या बातें पढ़ ली कि मेटल क्या है, नॉन मेटल क्या है, इनके इंपॉर्टेंस क्या है, इनके हमारे जीवन में यूज क्या है, उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या है, केमिकल प्रॉपर्टीज क्या है, और ये सारी बातें हमने जाना। लास्ट में मैं यही कहना चाहूंगी कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और हमारे वीडियोस आपको अच्छे लगते हैं तो प्लीज हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट जरूर करें।